राधे राधे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी सोच रहे हैं क्या क्या है आज 12 फरवरी, आज पता है ना आप सबको, यानी कि माघ पूर्णिमा। आज भी महाकुंभ में भीड़ देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिला है। मॉर्निंग में भी अभी भी भीड़ चल रहा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ हैं वही महाकुंभ है, बस इतना मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका मन पवित्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का इसी के साथ। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले क्या चीज़ है दोस्तों? न्यूक्लियस के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं? न्यूक्लियस के बारे में। कोशिका का न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इसके बारे में क्लास काफी शानदार रहने वाला है। ठीक है, और जितना भी लेक्चर मैंने आपको बताया ना, 4 5 6 जो भी होगा, ठीक है, सारा अगर आप कोशिका अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर कोशिका से नहीं छूटेगा, चाहे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछ दे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले केंद्रक। आपका यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, न्यूक्लियस तो मैं बताने वाला हूं खोज किसने किया था। क्या कोशिका का खोज आपको याद है? 1665 में हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन कौन सा कोशिका का? मृत कोशिका का। जीवित कोशिका किसने खोजा था? लीवेनहॉक ने खोजा था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। ठीक है, नहीं अगर याद है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो का देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट हुक माइंड में भी चल रहा है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का खोज 1831 यानी कि 1831 में किया था रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्यार से न्यूक्लियस। ठीक है, इस केंद्रक का काम क्या चीज है ये देखिए। हमारे ब्रेन का काम क्या है? पूरे बॉडी के जितना भी ऑर्गन्स है ना, सबको क्या करना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूं, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मैं लिख रहा हूं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मैं अभी खड़ा हूं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरह से क्या चीज है, सारा जितना भी नियंत्रण प्रबंधन है, कौन करता है? प्रबंधन का काम मतलब मैनेजिंग का काम कौन करता है? कोशिका के अंदर जितने भी कार्य है उसको केंद्रक करता है। यानी केंद्रक एक प्रकार का क्या हो गया? मैनेजर हो गया। क्या हो गया? मैनेजर कंट्रोलर हो गया केंद्रक। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। इसका काम क्या चीज है ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या चीज होता है ना दोस्तों, आप लोग को पता क्या चीज है कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर ये मतलब कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक अगर कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं ना, बहुत सारा, जिसको आप लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते रहते हैं। तो इसमें बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, पहला क्लास आप जाके देखिएगा। ठीक है, पहला क्लास में मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, बीच वाले को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, बीच वाले को केंद्रक बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यहाँ पर जो है हमारा क्या चीज रहता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब तो कोशिका द्रव्य, कोशिका का अंग आप लोग पढ़ चुके हैं, कोशिका द्रव्य पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ना दोस्तों, ये N फॉर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को मैं यहाँ बनाना चाहूंगा। क्यों? आपको समझाने के लिए। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या सेम उसी तरह से है कि नहीं? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेम इसी तरह लग रहा है ना। ये तो कोशिका है, लेकिन ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर भी एक और क्या चीज होता है बीच में, पता है आपको? केंद्रिका। क्या होता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। और जैसे इसके अंदर लिक्विड भरा होता है कोशिका द्रव्य, इसके अंदर होता है यहाँ पर केंद्रक द्रव्य। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक द्रव्य। मतलब अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, जिसको नहीं देख पा रहे हैं, ये उससे भी छोटा है केंद्रक, उसको भी, तो उसको कहां से आप देख पाएंगे? और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा। हम लोगों के शरीर में जितना भी कोशिका, सबके पास केंद्रक होगा। सोचिए कितना ज्यादा केंद्रक होगा। ठीक है, हम लोग क्या जान रहे हैं अभी? केंद्रक। इस केंद्रक में केंद्रिका है हमारा। क्या है? केंद्रिका, यही हम लोग जानने वाले हैं। आइए देखते हैं क्रोमेटिड क्या होता है। केंद्रक में एक धागे नुमा संरचना होता है। जैसे ये केंद्रक है ना दोस्तों, इसके अंदर धागा नुमा संरचना होगा। इस केंद्रक के अंदर ये क्या होगा? कोशिका केंद्रक द्रव्य तो होगा, साथ में धागा नुमा संरचना होगा। धागा की तरह ऐसे लंबा लंबा सा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, धागा की तरह होगा, लपटा हुआ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रोमेटिड। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो फिगर बनाया है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से ये हो गया। जाल की तरह लग रहा है, जाल की तरह। तो ये जो क्रोमेटिड होता है ना, जाल की तरह होता है, धागे नुमा संरचना। मच्छरदानी आप लोग देखे हैं? मच्छरदानी, मच्छरदानी में क्या होता है? धागा की तरह छोटा छोटा धागा होता है और पूरा एक जाल होता है मच्छरदानी में। सेम उसी तरह से हमारा ये होगा, धागे नुमा संरचना, क्रोमेटिड। क्या होगा? क्रोमेटिड। सर क्रोमेटिड नाम किसने दिया? ये भी एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्रोमेटिड नाम दिया था फ्लेमिंग ने।
इसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमेटिड नाम। ठीक है, क्रोमेटिड बना किस चीज का होता है? तो ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। कौन सा? ध्यान दीजिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बोलिएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होगा। प्रोटीन भी मान लीजिए पूछ दे तो कौन सा प्रोटीन का बना होगा? हिस्टोन प्रोटीन का होता है बना हुआ। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग कार्य क्या चीज है। ठीक है, इसका कार्य है कि कोशिका का उपचय और रासायनिक क्रिया का नियंत्रण करता है। मतलब जो कोशिका है ना उसके अंदर जितना भी रासायनिक क्रिया हो, जो भी केमिकल एक्टिविटीज होगा उसको कंट्रोल करने का काम हमारा करेगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या चीज है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करने का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करेगा। सर आरएनए का मतलब क्या था? मैंने भी डीएनए का मतलब बताया ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक ए फॉर एसिड। ठीक है, मैंने बताया डीएनए का, तो यहां से आप डीऑक्सी हटा दीजिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका किसका फुल फॉर्म? आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो मैंने ये किस चीज का फिगर बनाया था आप याद कीजिए। ये तो क्रोमेटिड मैंने आपको बता दिया। अभी ये जो फिगर है ना, ये हमारा न्यूक्लियोलस है यानी कि केंद्रिका है। आइए हम लोग केंद्रिका पे बात करते हैं। केंद्रिका क्या होता है? तो ये गोल है ना, इसका संरचना कैसा होता है? गोलाकार। कभी कभी इसका संरचना अंडाकार ऐसा भी हो सकता है, एग लाइक, कुछ इस प्रकार से भी संरचना होता है। ठीक है, तो इसका संरचना या तो गोलाकार होगा या फिर अंडाकार होगा। इसका काम क्या चीज है? आखिर इस केंद्रिका का काम क्या है? तो ये राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, इतना आपको याद रखना है। तो इसका पता चल गया आप सबको। अब हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर जो गुणसूत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं प्यार से? क्रोमोजोम। ठीक है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, कुत्तों के अंदर होता है, प्याज के अंदर होता है, सबके अंदर राइबोसोम सॉरी क्रोमोजोम्स होता है। उस क्रोमोजोम को हम लोग हिंदी में प्यार से बोलते हैं गुण सूत्र, क्योंकि वही है तभी तो हम लोग का गुण है, गुण सूत्र। ठीक है, गुण का सूत्र गुण सूत्र है। ये गुण सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है? आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये बताया जालनुमा क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसमें इसका जो धागा होगा ना, इसका जो धागा होगा अगर अलग हो जाएगा, अगर अलग हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा ना कैसे अलग होगा, कुछ इस प्रकार से अलग होगा ना। बिल्कुल, अगर इसको खोल दिया जाए तो जाल को, जब ये अलग होगा तो यही हमारा बनाएगा गुणसूत्र। क्या बनाएगा? गुण सूत्र। ये भी धागा की तरह ही है। ठीक है, और बहुत ही महीन और बहुत ही लंबा होता है। अभी तो जाल था, जाल को अगर आप तोड़िएगा तो लंबा हो जाएगा ना, उसका धागा को आप निकालिएगा तो ये महीन, लंबा और कुंडलित होता है। कुंडलित कहने का मतलब क्या सर? एक दूसरे में लपटा हुआ, कुंडलित, क्वाइल की तरह। ठीक है, तो ये कुंडलित हो गया यानी क्वाइल की तरह हो गया। गुणसूत्र में क्या चीज होता है आपको पता है? इसमें होता है बहुत सारा जीन। क्या होता है? जीन, GENE, भूत प्रेत वाला जीन नहीं सर, जीन। हमारे बॉडी के अंदर जो जीन पाया जाता है वो कहाँ होता है? गुणसूत्र में ही पाया जाता है, और गुणसूत्र पर होता है जीन। कहाँ पर होता है? गुणसूत्र पर। यानी कि ये अगर हमारे पास गुणसूत्र है तो यहीं पर क्या चीज स्थित होगा आपको पता है? जीन स्थित होगा। क्या स्थित होगा? जीन। ठीक है, और जीन को हम लोग बोलते हैं डीएनए का क्रियात्मक अंग। ये याद करने वाला एग्जाम में देगा, डीएनए का क्रियात्मक अंग किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम को, जीन को। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग क्या टिक करके आएंगे वहां पे? जीन। जीन को डीएनए का क्रियात्मक अंग कहा जाता है। और एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन होते हैं। क्या आप सबको पता है हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्यों के अंदर कितना गुणसूत्र होता है? तो 23 पेयर गुणसूत्र होता है, 23 P फॉर पेयर, यानी कि 23 जोड़ा मनुष्यों के अंदर गुणसूत्र होता है। 22 सेम होता है। 22 कहने का क्या मतलब है? कि 22 सेम होगा सर। लड़का में बॉयज और गर्ल्स दोनों के अंदर 22 सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो 23वां पेयर है वो हमारा डिफरेंट होता है। 23वां पेयर पर क्या होता है? या तो XY होगा या तो XX होगा। अगर हमारे पास XY हो गया ना तो वो जो होने वाली संतान है वो होगा बॉय, मतलब लड़का, पुत्र। और अगर X हो गया, डबल X हो गया तो होने वाली संतान होगी हमारी लड़की। ठीक है, क्या होगी? लड़की। यानी कि ये 23वां जोड़ा जो क्रोमोजोम है, जो गुणसूत्र है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में आएगा लिंग निर्धारण किससे, मतलब कौन से गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे 23वां गुणसूत्र से। ठीक है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र से। यार अगर XY रहेगा तो बॉयज, XX रहेगा तो गर्ल। ध्यान दीजिए, गुणसूत्र का कितना भाग होता है? गुणसूत्र का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है दोस्तों? 3 भाग होता है, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड। पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड। अब पेलिकल क्या है? यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है गुणसूत्र का। ठीक है, ये है हमारा फिगर गुणसूत्र का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर वाला लेयर है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं इसको? पेलिकल। और जो ऊपर वाला लेयर है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं टोलो
यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं टोलोमिया, ठीक है, ऊपर वाले को। और जो बाहर वाला लेयर इसको बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, पूरा बाहर वाला ये सब पेलिकल है, ये सब क्या है, पेलिकल है, ठीक है। जो सबसे बाहरी भाग होगा, बाहरी आवरण को पेलिकल बोलेंगे। पेलिकल से जो घिरा होगा यानी कि इसके अंदर जो इधर वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में दो समांतर कुंडलित रचना होगा। इस मैट्रिक्स में इधर मैट्रिक्स है तो इधर भी मैट्रिक्स होगा, समांतर रचना होगा कुंडलित, मतलब ऐसे 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 रचना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, तीसरा भाग क्रोमैटिड। सबसे बाहर वाला पेलिकल, उसके बाद क्या चीज रहेगा, मैट्रिक्स। और जो पेयर मतलब कि जो समांतर रहेगा वो क्या होगा, हमारा क्रोमैटिड्स होगा दोस्तों। क्या होगा, क्रोमैटिड्स होगा। और जो सब जहां पर ये लग रहा है कि बंद हो जाएगा लेकिन बंद नहीं, यहां से वापस खुल जा रहा है, तो इस जोड़ को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। और जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, जैसे सबसे ऊपर वाला था टोलोमिया, सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। बुनिया था ना सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, तो ये हमारा सैटेलाइट है, लेकिन वो सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये किस चीज का सैटेलाइट है, तो ये गुणसूत्र का सैटेलाइट है। गुणसूत्र के टॉप लेयर को टोलोमिया बोलेंगे, बाहरी आवरण को बोलेंगे पेलिकल, बीच वाले को बोलेंगे मैट्रिक्स, और जो सबसे लास्ट वाला आवरण है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये हो गया गुणसूत्र के बारे में। लेकिन गुणसूत्र का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं वंश अनुवांशिक का वाहक, मतलब अनुवांशिकी वाहक भी कहते हैं, वंशागति का वाहक कहते हैं। यानी कि अगर जो किसी वंश का कोई आदत है, यानी कि अनुवांशिकता क्या होता है, आप इस बात को पहले समझिए। जैसे किसी पिता में क्या होता है, कोई आदत होता है, वही आदत उसके बेटे में आया तो उसको अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता कहां से आएगा, पिता मतलब पिता से पुत्र में कहां से आएगा, तो बोलेंगे गुणसूत्र से। यही मैंने लिखा था, वंशागति वाहक। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।